नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बात हाथियों के आतंक की। दरअसल खूंटी के कर्रा, तोरपा और रानिया के साथ रांची के तमाड़, बुंडू और सोनाहातू में जंगली हाथियों का उत्पात रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार हाथियों के उत्पात से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। शाम ढलते ही जंगली हाथी गांव में आ धमकते हैं और सीधे घर पर हमला कर रहे हैं। घरों को तोड़कर घर में रखे अनाज खा जा रहे हैं और बाहर जो भी शख्स हाथी के सामने आ रहा है उसकी जान ले रहे हैं। लोगों में इतनी दहशत है कि शाम ढलते ही खाना पीना खाकर गांव के पुरुष हाथियों से बचाव के लिए सुरक्षित जगह पर इकट्ठे होकर रत जगा कर रहे हैं और मशाल जलाने के साथ पटाखे फोड़कर हाथियों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं लोगों ने बचाव के लिए वन विभाग से टॉर्च, पटाखे और तेल मोबिल की व्यवस्था करने की अपील की है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जंगली क्षेत्रों की कटाई हो जाने के कारण हाथी गांव की ओर रुख कर रहे हैं। वन विभाग का यह भी कहना है कि विभाग लोगों को जागरूक करने के साथ साथ QRT टीम के साथ हमेशा तत्पर है और जहां पर भी हाथी के होने की सूचना मिलती है, टीम सायरन वाहन के साथ तुरंत पहुंच रही है। सुने भी है कि सरंडा जंगल में हाथी का कॉरिडोर बना हुआ है, तो हो सके तो और जगह भी कॉरिडोर बनाया जाए और हाथी को एकत्रित करके रखा जाए। हम लोग गांव में सब लोग मिल के मसाल जला करके दूर से हम लोग हल्ला करते हैं, फटका बजाते हैं और हाथी से बचाव के लिए ये हमारा उपाय है। फसल बर्बाद कर रहा है, इसलिए लाइट लगा करके थोड़ा सा हम लोग को भगाने का प्रयास करते हैं। वन विभाग की तरफ से कुछ नहीं किया जाता है? किया जाता है कि बहुत बार हम लोग ऑपरेशन भी दिए थे, लेकिन उसका कोई कार्रवाई नहीं किया गया। हम लोग बम भी मंगवाए थे, वो भी अभी तक कुछ स्वीकृति नहीं मिला और टॉर्च भी अभी तक आता है। अभी देखिए, ऐसा है कि ये सूचनाएं अभी तक मिली नहीं थी। विगत 3 साल से मैं यहाँ हूँ। पहली बार ये सूचना मिली है तो मैं तुरंत उस गांव की रस कर रहा हूँ ताकि लोगों को समझा सकूँ और इस तरह से कोई भी हाथी को कैजुअलिटी नहीं हो। मजबूर हैं, लेकिन है क्या, वो इस चीज़ से मजबूर है कि फसल क्षति होता है तो मुआवजा तो मैं देता ही हूँ। वन समिति में भी पैसा बहुत जल्दी ही चला जाएगा, इसके लिए मैंने ऊपर भी रिक्वेस्ट किया है और ऊपर से भी आश्वासन मिला है कि बहुत जल्दी पैसा चला जाएगा। और बात गया नाबालिग हत्या मामले की। गया में नाबालिग की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस मामले में सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। गया मामले पर गरमाई सियासत। आरजेडी के निशाने पर सरकार। प्रशासन सही रहेगा तो कुछ नहीं हो। कांग्रेस ने सरकार से मांगा जवाब। ऐसे सभी मामले अगले विधानसभा सत्र में उठाए जाएंगे, विधान परिषद के सत्र में उठाए जाएंगे और सरकार से हम जवाब मांगेंगे। मामले को गलत रंग देने का आरोप। तो अपनी विफलताओं को ढकने के लिए अगर हत्या को ऑनर किलिंग का नाम नीतीश कुमार की सरकार देना चाहते हैं, यह भी इस राज्य के लिए एक शर्मनाक धब्बा है सरकार के ऊपर। गया नाबालिग हत्याकांड पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। पूरे घटनाक्रम को लेकर विपक्ष ने सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। जहां राबड़ी देवी राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा, वहीं कांग्रेस का आरोप है कि सरकार अपनी कमियों को छुपाने के लिए मामले को हॉरर किलिंग का रूप दे रही है। बिहार में तो लगातार हो ही रहा है घटना, हर घटना हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, छोटे बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। उच्च स्तरीय इसको जांच करा के उसको कार्रवाई होना चाहिए। हत्याएं और नारी उत्पीड़न दोनों तेजी से बढ़ी हैं। आप उसे रोक नहीं पा रहे और उसके बाद उसे आधारहीन बातों को आकर उसे छुपाने की कोशिश हो रही है। तो मैं समझता हूँ ये निंदनीय है। फिलहाल सत्ता पक्ष बचाव की मुद्रा में है। एनडीए नेताओं का कहना है कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और दोषी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। जो भी कानूनी प्रक्रिया है, कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। किसी को बचाने के और किसी को फंसाने का यह इस राज्य में काम नहीं होता है, लेकिन इस तरह के जघन हत्या और जघन अपराध करने वाले के लिए सख्त कार्रवाई सरकार करेगी। अब सरकार जो कहे, लेकिन मामला तूल पकड़ने लगा है और सीबीआई जांच की मांग होने लगी है। अब गैंग रेप के बाद हत्या की गई या फिर हॉरर किलिंग किया गया, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। तब तक इस मामले पर सियासी हंगामा चलता रहेगा। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट।
और इस पूरे मामले को लेकर पटवा समाज के लोगों ने आंदोलन किया, जिसके बाद पुलिस बैकफुट पर नजर आ रही है। डीएम और एसएसपी ने पटवा समाज के प्रतिनिधि से मिलकर 7 दिन का वक्त मांगा है और किसी भी निर्दोष को सजा नहीं देने की बात कही है। दिन का उस समय दिए हैं, मैं 7 दिन का उन्हें समय देता हूँ। अच्छा। 7 दिन के बाद जैसा बोल रहे हैं कि वो अगर नहीं करते हैं तो जैसे हम लोग आगे और विकराल रूप से फिर प्रदर्शन आंदोलन करेंगे। इसमें भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूं जिला प्रशासन की तरफ से कि जो भी इसमें दोषी हैं वो उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको जरूर कानूनी दायरे में लाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और अगर कोई निर्दोष भी है तो ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्दोष भी इससे बचे। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। संवेदनशील ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों के लिए मोबाइल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। गार्ड, संतरी और वीवीआईपी सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी अब मोबाइल फोन नहीं रख सकेंगे। बीएमपी के डीजी ने यह आदेश जारी किया है। दरअसल सुरक्षा में चूक और एकाग्रता भंग होने का हवाला देकर ये नियम लागू किया गया है। डीजीपी को भी इस आदेश की जानकारी दे दी गई है। तो बीएमपी के डीजी ने यह आदेश जारी किया है कि संवेदनशील ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी मोबाइल फोन नहीं रख सकते। उनका कहना है कि दरअसल उनकी एकाग्रता इससे भंग हो सकती है और सुरक्षा में चूक हो सकती है। बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा ने कहा कि देश की जनता ने फिर से मोदी जी की सरकार बनाने का मन बना लिया है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों पर गठबंधन पर चुटकी ली और दावा किया कि उनकी पार्टी की कोशिश रहेगी कि झारखंड में सभी 14 सीट जीत जाएं। रोड परिवहन देश की जनता आज के इस अधिवेशन को देख रही है और इसके साथ साथ पिछले 2014 के बाद जिस तरीके से विविध क्षेत्रों में देश ने एक नई पहचान बनाई है, उन्नति के नए गगन को छुआ है, तो जनता इससे वाकिफ है और जनता चाहती है कि अब की बार फिर मोदी सरकार। गठबंधन तो पहले भी हुआ था, इस बार भी लोग करेंगे। विपक्ष अपना रणनीति अपने तरीके से चुनाव लड़ने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन फैसला देश की जनता करेगी। फैसला देश की जनता करती है और जनता के मन में ये सारी भावना है कि देश दुनिया के नज़र में, देश आम नागरिकों के नज़र में एक आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ने वाला होना चाहिए। हम तो कोशिश करेंगे 14 में से 14 और मुझे उम्मीद है कि झारखंड की जनता इस बात का समर्थन करेगी और देश की जनता इस समय फिर मोदी जी के साथ है और देश चाहता है कि देश का प्रधानमंत्री फिर नरेंद्र भाई। उधर उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश यादव के अलायंस पर तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि दोनों के साथ आने से उनके पिता लालू प्रसाद का सपना साकार हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने लाइक माइंडेड पार्टियों को भी एक साथ आने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने रामविलास पासवान की ओर से राबड़ी देवी के अपमान पर भी कहा कि इसका जवाब चुनावों में जनता देगी। तेजस्वी यादव से खास बात की हमारे पटना सहयोगी अमित कुमार सिंह ने। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी जी, महागठबंधन का जो स्वरूप है उसमें क्या कांग्रेस नहीं बैठता है उत्तर प्रदेश में? देखिए, विषय ये नहीं होना चाहिए। विषय ये होना चाहिए कि कोई कल्पना भी नहीं किया था कि बहन मायावती जी और समाजवादी पार्टी अखिलेश जी एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे। ये अपने आप में ही एक बड़ा फैसला और एक ऐतिहासिक फैसला है, जिसके लिए हम हमारी पार्टी बहन मायावती जी और अखिलेश जी को धन्यवाद देते हैं। और आप जानते हैं कि लालू जी की जो कल्पना थी कि यूपी में भी जिस प्रकार से बिहार महागठबंधन बनाया, यूपी में भी बहन मायावती जी और अखिलेश जी मिलकर के चुनाव लड़े, आज वो लालू जी की कल्पना जो है साकार हुई है। और हम आपसे पूछते हैं, क्या बीजेपी सक्षम नहीं थी अकेले बिहार में चुनाव लड़ने का? जो हमारे चाचा पलटू जी को लेकर के साथ चुनाव लड़ी, जिन्होंने गाली दिया एक दूसरे को, आज क्या नौबत आ गई? किससे डरे हुए हैं? क्या लालू जी से भयभीत हैं? किस लिए एकजुट हुए हैं भाई? क्या बीजेपी सक्षम नहीं है? क्या जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी का इतना बड़ा जनाधार है, वो बिहार में क्यों नहीं अकेले चुनाव लड़ रहे? बीजेपी क्यों नहीं लड़ रही? किसका भय? लालू जी का भय? तो सवाल पेश करने का अलग अलग तरीका होता है, लेकिन हम लोग
सब लोगों को मान सम्मान दे करके एकजुट होकर के देश हित के लिए एक होना चाहते हैं, देश पब्लिक इंटरेस्ट के लिए एक होना चाहते हैं, और ये समय की मांग है। आपके जिनको आप अभिभावक मानते हैं रामविलास पासवान को, वो एक तरीके से अंगूठा छाप जैसा बयान देते हैं। अब इस पे तो हम कोई टिप्पा टिप्पणी करेंगे नहीं, वो तो हमारे अभिभावक हैं और हमारे माता पिता ने तो यही सिखाया कि बड़ों का सम्मान करो, बड़ों का इज्जत करो। वो चाहे कुछ भी बोले, हम तो अपना सम्मान करना छोड़ेंगे नहीं। हम तो सम्मान करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। अब वो क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे, इस पे जनता अपनी प्रतिक्रिया देगी, जनता अपना राय देगा जो आने वाला चुनाव है। लेकिन वो हमारे अभिभावक तो हैं ही, बचपन से हम लोगों ने उनके गोद में खेला है, देखने का काम किया है, और हमारे साथ भी कई लंबे समय तक काम किया है। साथ में हम लोगों ने कैंपेनिंग भी कई जगहों पे की है। तो हमें तो शोभा नहीं देता कि उनके प्रति कुछ बोलने का, लेकिन पॉलिटिकल चीजें हैं, उन्होंने क्या बोला है नहीं बोला है तो जनता तय करेगी। वहीं उत्तर प्रदेश में एसपी बीएसपी के बीच अलायंस पर जेडीयू ने राहुल गांधी पर तंज कसा है। पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि गैर बीजेपी पार्टियों के गठबंधन को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मंजूरी नहीं है और अपने गृह राज्य में ही राहुल गांधी को चुनौती मिल रही है। उन्होंने राहुल गांधी को राजनीतिक रूप से कमजोर नेता भी करार दिया। नेहरू परिवार के राहुल गांधी जी को अपने राज्य की कर्मभूमि उत्तर प्रदेश में गैर भाजपा मोर्चे की पार्टी समाजवादी पार्टी और बहन मायावती की पार्टी ने राजनीतिक अस्तित्व से ही इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं और गैर भाजपा मोर्चे की पार्टियां उत्तर प्रदेश में ही उनको स्वीकार नहीं कर रही है, तो राहुल गांधी जी इस बात का एहसास हो रहा है कि नहीं कि यह राजनीतिक रूप से आप कितने कमजोर हैं, जिसका नतीजा है कि अब अपने गृह राज्य में ही आपको राजनीतिक चुनौती मिल रही है। आपको इस बात का एहसास होना चाहिए। उधर दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात कर पटना लौटे बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने बताया कि राहुल गांधी के साथ संगठन की मजबूती पर बातें हुई। वहीं ये भी बताया कि 15 जनवरी के बाद महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर चर्चा की जाएगी। पर बैठक थी, संगठन की मजबूती के लिए जो यहाँ काम चल रहा है और समय समय पर जो वहाँ से गाइडलाइन आया था वो पूरे देश के लिए था, कोई बिहार के लिए भी इंडिविजुअल कोई भी बैठक नहीं हुई है। जो पूरे देश के अध्यक्ष को जो एक साथ इंस्ट्रक्शन मिलता है उसका समीक्षात्मक बैठक थी। 15 के बाद हम लोग बैठेंगे तब तय होगा जो कौन कितना सीट लड़ेगा, अभी उस पर कुछ नहीं हुआ। वहीं हम अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने 30वीं बिहार न्यायिक सेवा के रिजल्ट को लेकर बिहार सरकार पर निशाना साधा है। इस परीक्षा में तय सीमा से कम उम्मीदवारों का रिजल्ट जारी होने पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया है। अति पिछड़ा और SC/ST वर्ग के साथ सामान्य कोटि के विद्यार्थियों की भी परेशानी का जिक्र करते हुए उन्होंने रिजल्ट घोषित करने में तय मानकों का ख्याल रखकर फिर से विचार करने की अपील की है। विद्यार्थियों का जो खास करके रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनको और सामान्य वर्ग के लोगों के साथ भी अन्याय किया गया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस रिजल्ट को जो 7/1/2019 को प्रकाशित किए हैं 30वीं बिहार न्यायिक परीक्षा का, उसको वो पुनर्विचार करें। और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश की प्रति हमारे पास है, इसी में कहा गया है कि जितनी वैकेंसियाँ हैं उसका 10 गुना परिणाम घोषित कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट से तो बढ़कर के हिंदुस्तान में कोई एजेंसी नहीं है, तो फिर आखिर ऐसा क्यों मनमानी किया गया? इसका मतलब है कि बिहार सरकार या लोक सेवा आयोग जो इसको कंडक्ट किया है ये इस पर विचार नहीं किया है। तो आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि इतना बड़ा न्याय गरीबों के लिए मत कीजिए, खास करके आरक्षित वर्गों के लिए नहीं कीजिए, और जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है उसके अनुसार आप घोषित कीजिए परिणाम, ताकि हमारे बच्चे और बच्चियां एडजस्ट हो सकें। और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के खिलाफ उनकी बेटी ने मोर्चा खोल दिया है। रामविलास के अंगूठा छाप वाले बयान से उनकी बेटी बेहद नाराज हैं। उन्होंने कहा है कि उनके पिता ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पर निशाना साधते हुए पूरे महिला समाज को अपमानित किया है। इसके लिए रामविलास पासवान को राबड़ी देवी से माफी मांगनी होगी, नहीं तो उनके खिलाफ वो आंदोलन करेंगी। आशा पासवान से बात की हमारे संवाददाता अमित कुमार सिंह ने। हमारे साथ बात करने के लिए खुद आशा पासवान जी है। आशा पासवान जी, अपने पिता के लिए इतना गुस्सा क्यों? महिला के अपमान किए हैं
सभी महिला को किए हैं, पूरे देशवासियों को, और मेरी माँ को भी किए हैं। आपको क्या लगता है कि रामविलास पासवान जी ने अगर ये अंगूठा छाप वाला बयान दिया, वो इशारा क्या राबड़ी देवी की तरफ था? जी, राबड़ी देवी जी की तरफ था उनका इशारा। ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उनको कि अंगूठा छाप मुख्यमंत्री बन गई।